जय हिंद दोस्तों। क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त के एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी, मेरे सभी व्यूअर्स अपनी सभी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। खासकर बच्चे भी बिल्कुल खुश और स्वस्थ रहे होंगे और उन्हें भी चाहिए आखिरकार। और कृपया अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। दोस्तों, आज की जो कहानी है क्राइम की सच्ची कहानियों में, ये एक ऐसी कहानी है जिसको मैं मानता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा सामूहिक हत्याकांड एक घर में मैंने कभी नहीं सुना, ना ही कभी पढ़ा, और शायद ऐसा ना भी हो और होना भी नहीं चाहिए। इस हत्याकांड में 14 लोग एक ही रात में मार दिए गए। और हैरानी की बात यह है कि वो 14 लोग घर के ही एक मेंबर ने मारे थे। उसमें छोटे छोटे बच्चे, कुछ महीनों के बच्चे, कुछ सालों के बच्चे, खुद माँ, बाप, बहनें, परिवार के और भी कई मेंबर, कुछ रिश्तेदार, सभी की गर्दनें काट दी गई थी। लेकिन क्यों? क्या ऐसी बात हो गई कि एक आम इंसान, निहायत ही शरीफ, जिसने आज तक लोगों से चूं तक ना की हो, एक ऐसा इंसान जो सर झुका के लोगों से बातें किया करता था, उस इंसान ने घर के 14 लोगों को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया। ऐसी बात हो गई, ये अपने आप में विचलित कर देने वाली बात है। आज इसी कहानी को मैं आपको बताऊंगा और हम जानेंगे कि आम इंसान, आम जिंदगी में इतना बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा हत्यारा कैसे बन जाता है। ये बात मुंबई की है। सन 2016 17 फरवरी को सुबह सुबह एक घर में 14 लाशें मिलती हैं। पुलिस के पास फोन जाता है, पुलिस आती है। घर में हर तरफ खून ही खून, हर दीवार पे खून, सीढ़ियों में खून, कमरों में खून, चारों तरफ खून ही खून था। और गिनती करते 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 14 पहुंच गई और सबके गले कटे हुए थे। ये इलाका था कासरवाड़ा, मुंबई में ठाणे, आप ठाणे कह दीजिए, ये मुंबई का एक इलाका है, बहुत से लोग जानते हैं। वहाँ का एक थोड़ा बाहरी इलाका है जिसे कासरवाड़ा कहते हैं। वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, बहुत अच्छी फैमिली, वारेकर नाम से ये फैमिली थी। और उस फैमिली की एक खास विशेषता ये थी कि वो लोग मिलजुल कर तो रहते ही थे, खासकर अपनी बेटियों के साथ जो वारेकर थे, जिनका अनवर वारेकर था, वो अक्सर गेट टुगेदर किया करते थे घर में हर हफ्ते। कभी अपने बेटियों के घर गेट टुगेदर है, कभी दूसरी बेटी के घर, कभी तीसरी के घर, कभी अपने किसी रिश्तेदार के घर, कभी उनके खुद के घर। इस तरह से वो एक गेट टुगेदर किया करते थे। बड़ा खुशनुमा माहौल रहा करता था घर में और बहुत सभी खुश थे, बच्चे सभी अपना एक, आप समझ सकते हैं, गेट टुगेदर में जब 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग मिलते हैं तो वही हंसी, वही बातें, इस तरह से बड़ी अच्छी लाइफ इनकी कट रही थी। अचानक से 27 फरवरी 2016 को सभी लोग घर में उपस्थित होते हैं तो उनका एक बेटा, जिसका नाम हसनैन वारेकर था, हसनैन वारेकर पढ़ाई में कॉमर्स का ग्रेजुएट था और एक सीए कंपनी में बतौर काम करता था और लगभग 70 से 80 हजार उसकी सैलरी थी और निहायत ही शरीफ लड़का। उनकी वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे, उनकी 3 बेटियां, तीनों की शादी। एक बेटी जिसका नाम बतूल था, उसकी दिमागी हालत इतनी ठीक नहीं थी, दिमाग से थोड़ी वो कमजोर थी। तो ऐसे ही गेट टुगेदर होती रहती थी। तो मैंने कहा उस दिन 27 फरवरी को वो गेट टुगेदर वारेकर फैमिली के घर पे थी। और वारेकर फैमिली के जब घर पर वो दावत थी तो उसमें कौन कौन लोग थे? अनवर वारेकर, जिनकी उम्र 55 साल थी, उनकी मदर थी असगरी, उनकी उम्र लगभग 50 साल, जबीन वाइफ थी, 28 साल उम्र थी, 10 ही दिन पहले लौटी थी। मुफसिरा एक बेटी थी 6 साल की, एक और बेटी थी उमेरा, वो थी 4 महीने की,
एक बहन थी शबीना 35 साल, एक बतूल जो मैंने आपसे बताया जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी वो थी, एक बहन थी मारिया 28 साल, भांजे भांजियां और भतीजे लगभग 12 साल, 16 साल, 5 साल, 5 महीना, ऐसे मिलाकर के लगभग 16 व्यक्ति उस दिन उस घर में उपस्थित थे। तो हर बार पार्टी की तरह सबने अच्छे से खाना खाया और खाने के बाद रात को जब सोने लगे तो सबने कोल्ड ड्रिंक पी और उस कोल्ड ड्रिंक में हसनैन वारेकर ने बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। तो जैसे ही सबने कोल्ड ड्रिंक पी उसके बाद कुछ देर बाद वो सो गए और सोने के बाद धीरे धीरे जैसे उस दवाई का असर हुआ सभी लोग बेहोशी की हालत में आ गए। अब हसनैन वारेकर ने जब लोग वो सो गए तो लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास रात को वो खड़ा होता है और एक चाकू उठाता है। दरअसल वो जो चाकू था वो उनके फादर साहब लेकर आए थे बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्पेशल। उस चाकू को अनवर वारेकर जी जिनका नाम है वो लेकर आए थे और हर बार की तरह हसनैन वारेकर को ही जिम्मेदारी होती थी कि बकरीद पर आप ही कुर्बानी देंगे। और उसने वो रात को वो चाकू उठा लिया और एक एक करके 2 मंजिला घर था तो पहले छत पे उसने मारना शुरू किया। बेहोश लोगों के सीधे गलों को उसने ऐसे काट दिया, तो नस होती है गले की, उसको काटने लग गया और काटते काटते 3-4 लोगों के जब गले उसने काट दिए अचानक से उसकी माँ उतनी बेहोश नहीं थी, वो थोड़ा होश में थी। तो जैसे ही वो अपनी माँ के पास आया तो माँ एकदम से जागी। उसने बेटे से रहम की गुजारिश की कि हे मुझे बेटा छोड़ दो प्लीज, आप मुझे मत मारो, मैं आपकी माँ हूं और मैंने आपको जन्म दिया है, मुझे छोड़ दो मेरे बेटे। लेकिन हसनैन वारेकर के सर पर खून सवार था, उसने माँ का गला बहुत जोर से काट दिया और माँ को वहीं मार दिया। उसके बाद उसकी वाइफ की बारी थी, वो भी नींद में कम थी। वाइफ ने धक्का देकर भागने की कोशिश की और पता नहीं शायद सीढ़ियों पर जब उसकी सुबह डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने यही अंदाजा लगाया कि जब वो भाग रही थी तो उसने रास्ते में उसे पकड़ा और सीढ़ियों में उसका गला काट दिया। छोटे छोटे बच्चों के गले उसने बिल्कुल काट दिए थे। अचानक से उसकी एक बहन सुबैया, एक्चुअली सुबैया उसकी एक बहनों में से एक थी, बाकायदा उन 3 मैरिड बहनों में से एक। सुबैया को वो खुद लेने गया था उनके घर। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, जब सुबैया और उसकी 2 बहनों के हस्बैंड ने भी आना चाहा तो इस लड़के ने जिसका नाम हसनैन वारेकर था ये उन रिश्तेदारों से मना कर दिया कि जी नहीं, अभी आप लोग नहीं आएंगे, केवल बहनों का ये प्रोग्राम है, आपको फिर किसी दिन किसी और प्रोग्राम में बुलाएंगे। और हसनैन वारेकर ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाए थे, उनकी किस्मत अच्छी थी। तो अचानक से जब ये मारता हुआ आ रहा था तो जब ऊपर से इसकी माँ की चीख सुनी तो नीचे इसकी बहन सुबैया सो रही थी। अचानक उसको भी नशा कम था या बेहोशी कम थी और अचानक से उसकी आंख खुल गई। तो जैसे ही उसने मारते हुए अपनी माँ को अपने भाई को देखा तो वो एकदम चिल्लाई। इतने ही वो दौड़ लगा करके उसके पास आ गया और उसने उसके गर्दन पर वार किया। लेकिन शायद सुबैया की किस्मत अच्छी थी, वो जो चाकू था काफी धार थी उसके अंदर, बहुत पैना था। वो सुबैया की गर्दन पर लगा तो सही लेकिन सुबैया उसे धक्का देकर, खून उसका बह रहा है बुरी तरीके से, भाग करके एक बेडरूम में जाकर के अंदर से संकल जिसे बोलते हैं लॉक कर लिया, एक तरह से चटकनी लगा ली अंदर से। और चटकनी लगाने के बाद बहुत डरी हुई थी, गर्दन में से खून निकले जा रहा था, पेन हो रहा था। उधर से हसनैन आ गया और दरवाजा कूटने लगा, कहता है कि तुम बाहर निकलो। सुबैया जानती थी कि जैसी वो बाहर निकलेगी उसकी मौत तय है, तो वो बाहर नहीं निकली और जोर जोर से शोर मचाने लगी। किस्मत से उस कमरे की जो खिड़की थी वो बाहर की तरफ खुलती थी, माने उस खिड़की को अगर खोल दें तो गली में आवाज जा सकती थी। तो अचानक से उस घर में एक जग पड़ा हुआ था और वो जग को बजा बजा करके विंडो की उस ग्रिल से जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। इधर से हसनैन वारेकर ने तब तक सभी लोगों को मार दिया था।
तब वो अपनी बहन से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं निकली तो मैं तुम्हारे बेटे को, जो कि 5 साल का है, इसे भी मार दूंगा। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो बाहर आ जाओ। लेकिन वो समझ गई थी कि आज ये हम सबको मारेगा। बजाते बजाते, चिल्लाते चिल्लाते उस खिड़की को कुछ पड़ोसी लोग, क्योंकि अक्सर उस इलाके में लोग जाग रहे थे उस समय, कुछ आवाजें आई तो वो लोग आ गए। तो उन्होंने उसकी गर्दन पे खून देखा, वो डर गए। उसने बताया कि मेरा भाई ने सारे परिवार के लोग मार दिए हैं, वो मुझे मारना चाहता है, दरवाजे पर ही है, मुझे आप बचा लें। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस विंडो की जो सरियाएं थी, जो ग्रिल थी, उसको तोड़ा और सुबैया को बाहर निकाला। और बाहर निकाल के उसको थोड़ा मेडिकल उसको ट्रीट दी और फटाफट से किस आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ समय बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई और पुलिस उन कुछ पड़ोसियों के साथ जब अंदर पहुंची घर में, तो घर का जो दृश्य था वो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग था। घर का कोई भी कोना, कोई भी दीवार ऐसी नहीं थी जहां पर खून के धब्बे ना हो। जी हां दोस्तों, यहां तक कि कहते हैं कि पूरी सीढ़ियां खून से लाल हुई पड़ी थी। घर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां खून के धब्बे ना हो। पूरे बेड, पूरी रजाइयां, पूरी चादरें, हर जगह खून ही खून था। छोटे बच्चों की गर्दनें बिल्कुल अलग थी। और उसको खोजते हुए जब पुलिस अंदर गई तो कहती, पुलिस का यह बयान था कि वो खुद भी फांसी पर लटक गया। जी हां दोस्तों, खुद भी उसने अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसकी डेड बॉडी जब फांसी पर लटक रही थी तो उसके हाथ से वो खंजर, वो चाकू खून से सना हुआ उसके हाथ में ही था। उसके सारे शरीर पर खून लगा हुआ था। और इस तरह से उस घर में पुलिस को टोटल 15 लाशें मिली। सुबैया, वो लड़की जो एकमात्र थी, वो बच गई थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में लगभग वो 20 दिन रही। लेकिन जो खूनी खेल सुबैया ने देखा, सुबैया आज तक भी उस खेल को नहीं भूल पाई है। 1 महीने बाद जब उसकी हालत कुछ ठीक हुई, कुछ दिमागी हालत ठीक हुई, उसका कुछ डर निकला, तो पुलिस ने उसके बयान लिए। और पुलिस ने जब उसके बयान लिए तो उसने बताया कि हाँ, वो मेरा भाई ही था जिसने मेरी आंखों के सामने मेरी मां का कत्ल किया और घर के 14 आदमियों को मार दिया। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा क्या कारण तुम्हें लगता है कि वो ऐसा बन गया। तो बात बहुत चौंकाने वाली थी। तो दोस्तों, सुबैया ने यह बताया कि हसनैन वारेकर निहायत ही शरीफ लड़का था। जब से लोगों ने उसे जाना है, आज तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी। अपनी ड्यूटी पर सबसे शरीफ लड़कों में से वो एक था। आंखें झुका करके, गर्दन झुका करके वो लोगों से बात किया करता था। तो पुलिस भी हैरान थी कि फिर उस लड़के ने अचानक से ऐसे 14 लोगों को मार दिया। क्या वो सनकी था? तो सुबैया ने मना किया। क्या वो पागल था? तो सुबैया ने मना किया, बोला उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। तब सुबैया ने 2 बातें ऐसी बताई जिससे पुलिस को थोड़ा आधार मिला कि हो सकता है उसने इस तरह से इन 14 लोगों को कत्ल किया था। और 2 बातें ये थी कि जब वो ड्यूटी करता था, लगभग 70-75 हजार उसकी तनख्वाह हो गई थी। लेकिन किसी कारण से, पता नहीं कोई ऐसी पैसे की लेन देन से या कुछ पैसे की कमी ऐसी हो गई कि उस पर 60-65 लाख का कर्ज हो गया। और 60-65 लाख के कर्ज के कारण उसको कुछ ताने सुनने को मिलने लगे। दूसरा कारण सुबैया ने यह बताया कि उनके घर में एक चौथी बहन, जो कि मैरिड नहीं थी, जिसका नाम बतूल था, उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। और उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण उसका जो भाई था हसनैन वारेकर, जिसने ये हत्याएं की, उसने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। और जब उसने वो गलत हरकत की तो बतूल ने ये बात, जो उसकी बहन थी, उसने सुबैया, जो दूसरी बहन थी, उसको ये बातें बताई। ये बातें जब सुबैया को पता लगी तो एक दिन मौका देख करके उन्हें ऐसे लगा कि हुसनैन वारेकर घर पर नहीं है, और उन्होंने वो बातें अपनी फैमिली को बताई। बदकिस्मती से हुसनैन वारेकर उस दिन घर में था, लेकिन पर्दे के पीछे से उसने वो बातें सुन ली। और वो बातें सुन करके वो डर गया था कि अब ये लोग मेरे को कुछ ना कुछ कहेंगे। तो वो पहले से इसका कुछ ना कुछ सोचने लग गया था। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और बताई सुबैया ने कि सन 2012 में एक बार ऐसे ही लगभग घर के अधिकतर मेंबर्स के पेट में खराबी हुई थी, सबको फूड पॉइजनिंग हो गई थी।
तो उसने कहा था हो सकता है उस समय भी उसने कोई मारने का प्लान बनाया। और इसके साथ साथ एक बात ये भी बताई थी सुबैया ने बयानों के आधार पर कि उसकी मां ने उससे एक बार ये कहा था कि जब भी वो अपनी बतूल जो उसकी बहन थी उसकी दवाइयां बाजार से लेने जाता था, एक तो पैसे देकर नहीं आता था और बतूल की दवाइयों को वो खुद भी खाता था। लेकिन आज तक ये जब उसकी मां ने पूछा तुम क्यों खाते हो, तो वो ये कह रहा था कि इनसे मुझे कुछ नहीं होता। और ये पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या था। कुछ बातें ऐसे भी आई कुछ लोगों का कि भाई ये कुछ ही बाबा जी ये जो होते हैं इस तरह के तंत्र मंत्र के चक्कर में भी था, लेकिन उसके कोई सुराग पुलिस को वहां नहीं मिले थे। तो आखिरकार यही तय निकला कि हुसनैन वारेकर ने शायद शर्मिंदगी से अपनी इज्जत बचाने के लिए और जो उसने कर्ज लिया था, क्योंकि कर्ज का पुलिस को पता लग गया था जब उन्होंने रिकॉर्ड चेक किए, और यह भी पता लगा था कि हसनैन ने कॉले की थी उन्हीं लोगों को, उनमें रिश्तेदार भी थे उसके जिनसे इन्होंने कर्ज लिया था, उनको भी उसने न्योता दिया था उस दिन घर आने का। तो शायद वो कर्ज के उन लोगों को भी मारना चाहता था, उस बात को उतना दिल पे ले गया था। तो ये थी कहानी दोस्तों आज हसनैन वारेकर की, जिसने मुंबई के ठाणे इलाके में 14 लोगों का 2016 में कत्ल कर दिया था, खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया था। तो एकमात्र उस घर में बची हुई एक बहन सुबैया जो अभी जिंदा है, लेकिन कहते हैं अभी सदमे से नहीं उभरी। इतना बड़ा हत्याकांड जब हुआ था तो ये भी कहते हैं एक छोटे अखबार के एक पत्रकार ने जब वो दृश्य देखा था घर का खून का, तो कहते हैं उसको भी हार्ट अटैक आ गया था और उसकी मौत हो गई थी। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि लगभग 6 महीने तक उस पूरे इलाके में लोग दहशत में थे, उस घर के सामने से निकलने में भी लोगों को डर लगता था। तो इतना बड़ा सामूहिक हत्याकांड जिसने न केवल पूरे घर की जिंदगी खत्म कर दी बल्कि पूरे देश को हिला दिया। तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह की बात आपको बतानी चाहिए। मेरी मनोरंजक कहानियों में ये भी एक कहानी थी, क्राइम की सच्ची कहानियों में जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि आम लोगों की कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा। हो सकता है कुछ सेलिब्रिटीज की मौत का सच भी आपको बताना पड़ जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसी कहानियां जो आपने सुन रखी हो या नहीं सुन रखी हो उनको विस्तार से बताने का मौका मिले। वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, वो कोई अन्य कुख्यात आतंकवादी भी हो सकता है, लेकिन हाँ इस मामले में मैं किसी आम आदमी की कहानी को नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको सभी आम आदमियों के बारे में पता लगे, देश में कि किस तरह के कांड चल रहे हैं। और ये आप खुद देख लीजिए, एक निहायत ही शरीफ लड़का ना जाने किसी अनजान कारण से 14 लोगों को एक साथ कत्ल कर देता है। और आप मेरी बात मानिए, इतना बड़ा सामूहिक हत्याकांड शायद कोई आतंकवादी भी एक बार में ना करे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं और मुझे इस चीज की भी आशा है कि आप मेरी कहानियों को अपने साथियों तक शेयर कर रहे होंगे, ताकि आपको ये लगता हो कि शायद वो सुन करके मेरी कहानियों से उनको भी कुछ सीख मिले और लोग अपना बचाव करें मेरी कहानियों को सुनकर। तो दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसे ही अपना स्नेह अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि देश दुनिया की बातें जो मुझे पता लगती हैं मैं आप तक पहुंचाऊं अपनी कहानियों के माध्यम से। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आप लाइक करते हैं तो आपका सलाम। और अगर आपको मेरी बातें अच्छे लगें तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट में शायद कुछ लोग कंजूसी करते हैं। कमेंट करेंगे तभी आपकी बातें मुझ तक पहुंच पाएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे चैनल को जरूर शेयर करेंगे। और इसी तरह से मैं आपको अपनी कहानियां सुनाता रहूंगा वादे के अनुसार हर रोज। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। क्या टॉपिक होगा, क्या होगा, वो अभी मुझे भी नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। और इस टॉपिक के साथ, नए एक विषय के साथ, देश दुनिया की एक नई बात के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।